हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग इस नए वीडियो में शुरू करने वाले हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। तो इसके पहले का जो वीडियो है उसमें हमने बात की थी प्रकाश के परावर्तन की, और समतल दर्पण के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया था। तो अब अगर दर्पण हमारा समतल ना होकर के गोल है, स्फेरिकल मिरर है, तब कैसे हम लोग परावर्तन को समझेंगे, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए स्क्रीन शेयर करते हैं। तो आप सबको ये स्क्रीन दिख रही होगी। वेरी गुड। तो मैं एक बार अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है योगेंद्र, और मैं आप ही की तरह हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड कक्षा 1 से कक्षा 12 तक मैंने पढ़ाई की थी, और आईआईटी खड़गपुर से मैंने बीटेक किया है। और अभी मैं पढ़ाना मेरी हॉबी है। मैं जॉब पर हूँ, और पढ़ाना एक्चुअली बच्चों के रिक्वेस्ट पे मैं पढ़ाना मेरी हॉबी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण होता क्या है? आप सब लोगों ने ऐसे गोलीय दर्पण आपके अपने आसपास बहुत सारे देखे होंगे, ठीक है। और हम सभी लोग अपने आसपास गोलीय दर्पण देखते हैं। जैसे ये जो फर्स्ट वाला मिरर है, ठीक है, इसको हम फर्स्ट नंबर डाल देते हैं। इस फर्स्ट वाले मिरर में आप लोग देख रहे हैं कि ये जो लेडी है, इनका ये हाथ बहुत बड़ा दिख रहा है। वास्तव में ये छोटा है, बट मिरर में बहुत बड़ा हाथ दिख रहा है। जैसे हम पास से जाते हैं तो बहुत बड़ा हाथ दिख रहा है। ऐसे कुछ मिरर आप लोगों ने सर्कस में या किसी नई जगह आप लोगों ने देखा होगा। कभी आपका मुंह बहुत बड़ा हो जाता है, कभी पेट बहुत बड़ा हो जाता है, कभी सर छोटा हो जाता है। तो ऐसे मिरर जो होते हैं वो हमारे गोलीय दर्पण होते हैं। इसके अलावा ये दूसरे नंबर के फिगर में आप लोग देख लो। ये तो सभी ने देखा होगा। ये तो सभी हम लोग के बाइक में, कार में, गाड़ियों के जो साइड मिरर होता है, जिससे हम लोग देखते हैं कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है ओवरटेक करते समय। इसको ये भी हमारा एक गोलीय दर्पण होता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो गोल है नहीं। बेटा ये गोल नहीं है, लेकिन जो है इसके अंदर का जो पोर्शन है वो गोल है, ठीक है। इसका बाहर का शेप गोल नहीं है, बट ये वास्तव में एक गोलीय दर्पण है, ठीक है। अच्छे से हम लोग आगे इनको समझने वाले हैं। साइड मिरर होता है। इसके अलावा अगर आप लोग डेंटिस्ट के पास गए हो, नंबर 3, अगर डेंटिस्ट के पास गए हो तो उनके पास एक छोटा सा मिरर होता है। तो वो ऐसे आपके मुंह में डालता है ताकि आपके दांत अच्छे से उसको दिख सके। कोई दांत में कीड़ा लगा है या कुछ प्रॉब्लम है तो अच्छे से देख सके, तो उसके लिए एक मिरर यूज करता है। ये भी गोलीय दर्पण होता है। ये नंबर 4, ये नंबर 4 में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो मिरर है इसको हम लोग रोड मिरर बोलते हैं, या टर्निंग पे लगा होता है। ये हम लोग जब सड़क कहीं पे टर्निंग होती है, सडन टर्न होती है, या टी बना होता है, या चौराहा होता है, तो दूसरी साइड से गाड़ी आ रही है ये देखने के लिए वहां पर एक मिरर लगा होता है। ये भी एक गोलीय दर्पण है। इसके अलावा सभी लोगों ने टॉर्च देखी होगी। तो टॉर्च के अंदर भी एक बेसिकली मिरर होता है, एक दर्पण होता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। तो ये बहुत, इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं गोलीय दर्पण के, ठीक है, जो हम लोग वन बाय वन आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए गोलीय दर्पण की शुरू करते हैं सबसे पहले परिभाषा से। उसकी डेफिनेशन क्या है? तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का, कांच के बने एक खोखले गोले का एक भाग होता है। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट, कांच के बने एक खोखले गोले का एक भाग होता है। फॉर एग्जाम्पल एक कांच है, कांच का टुकड़ा है, खोखला है, ध्यान रखना, इसी से हॉलो, ठीक है, हॉलो स्फीयर है। ये जो कांच का गोला है, सपोज
तो ये बेसिकली अगर हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं तो ये कांच का पूरा टुकड़ा है, उसका एक पोर्शन होता है। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये एक छोटा सा हम पोर्शन ले रहे हैं। अगर एक कांच का गोला है और वो टूट जाए, खोखला गोला है और टूट जाए, तो उसके टुकड़े बनेंगे बहुत सारे। ये एक टुकड़ा हो सकता है, ये भी एक टुकड़ा हो सकता है, ऐसा भी एक टुकड़ा हो सकता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे अलग अलग मतलब होंगे। वो गोले के टुकड़े हैं तो कुछ कुछ स्फेरिकली होंगे, तो ऐसे गोले के टुकड़े हो जाते हैं। और उसमें से किसी एक सतह को आप रजत यानी चांदी के किसी पदार्थ से पॉलिश कर दो। पहले चांदी से पॉलिश किया जाता था, बहुत महंगे होते थे। अभी कुछ खास केमिकल आते हैं जिनसे हम लोग पॉलिश कर देते हैं। तो हो सकता है कि मैं बाहर वाली सतह को पॉलिश कर दूं, ठीक है, हो सकता है मैं अंदर वाली सतह को पॉलिश कर दूं। तो मैं कोई भी सतह को एक पॉलिश कर दूं तो ये सारे क्या बन गए मेरे, ये सभी मेरे गोलीय दर्पण बन गए। यहाँ भी पॉलिश कर देते हैं। तो हम लोग पॉलिश को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक खोखले गोले का एक भाग कांच का बना हुआ, याद रखना कांच क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार देख सकते हैं। तो कांच के आर पार प्रकाश जा सकता है। मगर अब दूसरी साइड को हमने पॉलिश कर दिया है रिफ्लेक्टिंग पदार्थ से, यानी जैसे चांदी से या चांदी सिल्वर से रिलेटेड किसी केमिकल से हमने पॉलिश कर दिया है। तो अब क्या होगा, प्रकाश की जो किरण है पार नहीं जा पाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पे लाइट गिराऊं तो ये पार नहीं जाएगी, दूसरी साइड पॉलिश है, ये रिफ्लेक्ट हो जाए। ठीक है, तो अगर मैं इस पे कोई लाइट गिराऊं तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारा मिरर बन गया। अगर इस पे कोई लाइट आ रही है तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाए। तो ये सभी हमारे मिरर बन गए। तो इनको बोलते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। चलो एक बार दर्पण को थोड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं। तो हमने देखा जहां दर्पण जो होता है, मिरर, ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं समतल दर्पण, इसके पहले के वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। इट इज ए प्लेन मिरर। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। कुछ लोग बोलेंगे सर परवलय भी होता है, हाइपरबोला भी हो सकता है, अभी वो नहीं पढ़ना है। यानी स्फेरिकल मिरर। अब ये जो स्फेरिकल मिरर है ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक ये है अवतल दर्पण और एक ये है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। तो ये नॉमेनक्लेचर अच्छे से आपको समझ लेना है। दर्पण दो टाइप के हो गए, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, यानी समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण दो टाइप के हो गए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब ये दोनों टाइप के होते कैसे, बनते कैसे, उसको भी समझ लेते हैं। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या अंतर है, चलो देख लेते हैं। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो, अगर आप एक चम्मच ले लो, उत्तल और अवतल सतह को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप घर पे चम्मच ले लो जो बिल्कुल नया हो, चमक रहा हो। ठीक है, तो आप देखोगे कि उसमें दो सरफेस होंगी। एक ये फ्रंट सरफेस है, मतलब सामने की सतह है। सामने की सतह जहां पर पानी हम लोग कुछ खाते हैं, भर के कुछ हम लोग खाना खाते हैं, तो ये जो है फ्रंट सरफेस है। और एक बैक सरफेस है, यानी पीछे वाली सतह। जो पीछे वाली सतह होती है इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स, यानी उत्तल पृष्ठ या उत्तल सतह। और ये वाली जो होती है, जो अंदर वाली सतह होती है, जो चम्मच की जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, जिस साइड से, जो सीधा साइड जिसको बोल सकते हैं,
वो होती है मेरी अवतल सतह या अवतल पृष्ठ। इन दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, अवतल पृष्ठ जो होता है, आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये बीच में धंसा होता है। क्या होता है? बीच में गहरा होता है। अभी इसमें पानी है या दाल या कोई चीज हम लोग चम्मच से क्या लिक्विड लेते हैं, ठीक है, तो उसमें गहरा होता है, तभी उसमें हम लोग रख पाते हैं। बट उत्तल पृष्ठ क्या होता है? बीच में उभरा होता है। ठीक है, ये बीच में उभरा होता है। तो बीच में क्या होगा? चम्मच को अगर लोग उल्टा कर दोगे तो देखोगे कि वो बीच में उभरा हुआ है। तो यहाँ पे दे सकते हो, ये मेरी कौन सी सतह हो गई? ये हो गई अवतल, और ये वाली क्या हो गई? उल्टा चम्मच, ये हो गई उत्तल। तो आप लोग पहले उत्तल और अवतल को अच्छे से समझ लो। चम्मच को लो, सीधा चम्मच यानी बीच में गहरा है तो अवतल है, और अगर उल्टा चम्मच बीच में उभरा हुआ है तो वो, ठीक है, उत्तल है। ठीक है, तो उत्तल और अवतल को हम लोग पहले अच्छे से समझ लेते हैं, तब हम लोग इसमें दर्पण का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अब उत्तल अवतल दर्पण कैसे होगा? तो अगर दर्पण बनता कैसे है, इसके पहले हमने देखा कि गोलीय कांच का कोई टुकड़ा है, उसकी किसी एक सरफेस पे हमको पॉलिश करना है। ठीक है, तो सपोज ये एक कांच का टुकड़ा है और इसकी मैंने बाहर वाली सतह पे पॉलिश कर दिया। ठीक है, या तो मैं बाहर वाली सतह पे पॉलिश करूंगा, या तो एक काम करते हैं अंदर वाली सतह पे पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम बाहर वाली सतह पे पॉलिश करेंगे तो इसकी परावर्तक सतह कौन सी होगी? ये मेरी हो गई, जिस साइड हमने देखा था पॉलिश करते हैं, तो ये मेरी पॉलिश्ड सरफेस हो गई, और ये मेरी हो गई परावर्तक सतह। जिस साइड पॉलिश नहीं किया हुआ है, यानी जिस साइड हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, जिधर से परावर्तन होगा, शीशा में जिस साइड पॉलिश कर दिए वो तो पीछे होता है दीवार के, तो जो रिफ्लेक्शन जिधर आता है वो परावर्तक सतह होती है। तो अब हम लोग परावर्तक सतह क्या है इसमें? इसमें परावर्तक सतह बीच में धंसी हुई है, तो ये बन जाएगा मेरा अवतल दर्पण। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? परावर्तक सतह जो है क्या है? बीच में उभरी हुई है। तो ये क्या बन जाएगा? उत्तल दर्पण। तो बस इतना अंतर है कि हम किस साइड उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना रहे हैं, किस साइड हम पॉलिश कर रहे हैं, तो उससे डिसाइड होगा कि कौन सा अवतल दर्पण होगा, कौन सा उत्तल दर्पण होगा। यहाँ पर क्या होगा? परावर्तक सतह बीच में धंसी हुई। ठीक है, यानी बीच में गहरी है, सीधा चम्मच, और ये हो गया मेरा उल्टा चम्मच। ठीक है, सीधा चम्मच मतलब अवतल दर्पण, उल्टा चम्मच मतलब उत्तल दर्पण। याद रखना, अगर हम बाहर वाली सतह पे पॉलिश कर रहे हैं, अवतल दर्पण में क्या होगा? बाहर वाली सतह पर पॉलिश होगा। ठीक है, पॉलिश किससे होगा? रजत, चांदी के पदार्थ से पॉलिश होगा। और इसमें क्या होगा? अंदर वाली सतह पे पॉलिश होगा। ठीक है,
तो इसको आप लोग समझ लो। अंदर वाली सतह पे पॉलिश किए तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर हो गई, उत्तल दर्पण। बाहर वाली सतह पे पॉलिश किए, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक सतह अंदर हो गई, तो अवतल दर्पण। अच्छा, पॉलिश वाला कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग हो जाएगा, हम लोग सिर्फ रिफ्लेक्टिंग सरफेस को देखेंगे। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह बीच में धंसी हुई, सीधा चम्मच, अवतल दर्पण। परावर्तक सतह बीच में उभरी हुई, उल्टा चम्मच, उत्तल दर्पण। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा उत्तल दर्पण अवतल दर्पण हम कैसे बना रहे हैं। ठीक है, अब चलो प्रैक्टिस करते हैं। सपोज ये कांच का टुकड़ा है और इसकी मैंने बाहर साइड पॉलिश कर दी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर बीच में धंसी हुई, और ये एक टुकड़ा है, इसके मैंने यहाँ पे पॉलिश कर दी। ये एक टुकड़ा है, इसमें यहाँ पे पॉलिश कर दी। ये सभी स्फेरिकल मिरर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, और ये डी है। बताओ कौन सा उत्तल दर्पण है, कौन सा अवतल दर्पण है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ए चम्मच, सीधा चम्मच, ठीक है, बीच में गहरा। हम परावर्तक सतह की बात करेंगे सर। परावर्तक सतह क्या है, बीच में धंसी हुई है, तो यानी ये क्या हो गया मेरा अवतल दर्पण बन गया। ठीक है, और इसमें परावर्तक सतह जो है पॉलिश सरफेस की अपोजिट सरफेस बीच में उभरी हुई है, उल्टा चम्मच, यानी ये बन गया मेरा उत्तल दर्पण। वेरी गुड। ठीक है, सी क्या होगा, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, ये तो उत्तल ही होगा। ठीक है, परावर्तक सतह बीच में उभरी हुई, उल्टा चम्मच, और ये यहाँ भी परावर्तक सतह बीच में उभरी हुई, यानी ये भी मेरा उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को अच्छे से समझ लेंगे। परावर्तक सतह बीच में धंसी हुई है, यानी सीधा चम्मच, तो अवतल दर्पण। परावर्तक सतह बीच में उभरी हुई है, तो उत्तल दर्पण। ये आपको याद रखना है, आगे बहुत काम आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने देख लिया उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में क्या अंतर है। ठीक है, अगर आपके पास चम्मच है तो आप इसको खास तरह से देखना। तो ये जो होती है, जब हम उल्टा चम्मच यूज करेंगे, यानी उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण में जब भी हम देखेंगे तो हमारा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। हमारा क्या है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, और इसमें अगर चम्मच में हम दूर से देखेंगे, अवतल दर्पण में, तो क्या बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है और छोटा बन रहा है। बट इसमें भी सीधा बन सकता है, तो इसकी हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। अब प्रतिबिंब बनाने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, उनको जानना, उनको समझना, उनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक एक नंबर की एग्जाम में आती हैं और आपको फिगर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहली परिभाषा है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा गोलीय दर्पण है, चलो इसकी बाहर की सतह को मैंने पॉलिश कर दिया। परावर्तक सतह कौन सी हो जाएगी, ये किसी गोले का पार्ट होगा, स्फीयर का। उस स्फीयर का एक सेंटर भी होगा कहीं पे। ठीक है, इसको सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये कौन सा दर्पण है, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, परावर्तक सतह इसमें अंदर वाली है और ये बीच में धंसी हुई है, यानी सीधा चम्मच, तो ये होगी अवतल दर्पण।
अब इसका जो सेंटर होगा, फॉर एग्जाम्पल ये मैं ग्रीन कलर से जो बना रहा हूं, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। ये क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ। फिजिक्स में फिगर बनाने बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप परिभाषा लिखने के बाद अगर फिगर बना देते हो तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा और अच्छे नंबर मिलेंगे। तो परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, इसका केंद्र कहां पर होगा? ये कहीं, फॉर एग्जांपल ये 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर पी होगा, ये पॉइंट पी। इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी फॉर पोल। परावर्तक सतह के सेंटर पॉइंट को पी बोलते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। हमने देखा ये एक गोला है, गोले का भाग होता है। इस गोले का एक केंद्र होगा, ये केंद्र है, ठीक है। इसको हम ब्लू कलर से बना दे रहे हैं। ये ब्लू कलर का जो केंद्र है इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ध्रुव और वक्रता केंद्र में क्या अंतर है? ध्रुव होता है परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु। अच्छा, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र की जगह लिख लो आप मध्य बिंदु, ठीक है। केंद्र भी कह सकते हो, मध्य बिंदु भी कह सकते हो। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कह दिए, ठीक है। और ये गोलीय पृष्ठ, ये गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोल का जो केंद्र होता है वो हो गया मेरा वक्रता केंद्र। ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, डॉटेड लाइन से मिला देते हैं, ये मेरी क्या बन गई? ये बन गया मेरा मुख्य अक्ष, ठीक है। ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा, ठीक है, ध्रुव, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार बनाने की प्रैक्टिस करना। अब ये जो गोला है इसकी त्रिज्या भी होगी। ये जो त्रिज्या होती है सीपी क्या है? सी से लेके पी तक ये त्रिज्या है गोले की, यानी रेडियस है। तो इसको हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक और डेफिनेशन याद कर लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस क्या हो जाएगी? सीपी, ठीक है। ये जिस गोले का पार्ट है उस गोले की रेडियस जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। तो जो रेडियस होती है ये किसी भी पॉइंट पे अभिलंब होती है। चलो इतना डिफिनेशन आई थिंक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। ध्रुव क्या हो गया? पी, वक्रता पृष्ठ का मध्य बिंदु। वक्रता केंद्र क्या हो गया? जिस गोले से बना है उस गोले का सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला दो, जो लाइन मिल गई वो हो गई मेरी प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब जब कैसे बनेगा? क्या गोलीय दर्पण समतल दर्पण के परावर्तन के नियम को फॉलो करता है? बिल्कुल फॉलो करता है। मैं एक पेंसिल वाला वीडियो भी मैंने बनाया है, तो मैं वो वीडियो आप लोग उसको अच्छे से देखना। और हम लोग गोलीय दर्पण से पेन पेंसिल से कैसे इमेज बनाते हैं उस वीडियो में हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लेन मिरर क्या होता है? हमने देखा था एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस था आई,
आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। ठीक है, ये था मेरा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का फिगर हमने बनाया था। अब अगर मेरा मिरर जो है प्लेन ना हो करके कर्व हो जाए, तब प्लेन ना होकर के कर्व हो गए, तब भी तो रूल फॉलो होगा। बट हमको अब अभिलंब सोचना पड़ेगा कि अभिलंब क्या होगा। चलो इसका फिगर बनाते हैं। ये मेरा जो है स्फेरिकल मिरर, इस स्फेरिकल मिरर में ये मेरा पॉइंट P है, यानी पोल है, और इसका सेंटर सपोज इस सर्कल का सेंटर, ये जो सर्कल बनेगा कंप्लीट सर्कल, क्या स्फीयर जो है, जिस गोले का ये टुकड़ा है उस गोले का सेंटर C, इन दोनों को मिला दो तो प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। ठीक है, अब सपोज एक प्रकाश किरण यहां से आई, इस पे टकराई, तो क्या होगा? अभी फोकस की बात नहीं हो रही है। अब ये आपतित किरण हो गई, तो इस पॉइंट पे हम इसको प्लेन मिरर समझ लेंगे। इस पॉइंट पे जो मिरर होगा ये प्लेन मिरर की तरह काम करेगा, तो इस पॉइंट पे अभिलंब खींचेंगे। तो हम जानते हैं किसी सर्कल का जो टेंजेंट होता है, और टेंजेंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो हमेशा सेंटर से होके गुजरता है। ये तो आप लोगों ने टेंजेंट वाली थ्योरम पढ़ा होगा। टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से होके गुजरेगा, तो हम इस पॉइंट पे अभिलंब खींचते हैं। तो हमारा जो अभिलंब होगा वो क्या होगा? सेंटर से होके गुजरेगा। ये मेरा बन गया अभिलंब। यहाँ हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दर्पण की सतह पर अभिलंब होती है। ठीक है, इस पॉइंट पे ये, तो मेरा आपतन कोण क्या हो गया? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये मेरी हो गई आपतित किरण। ठीक है, और ये मिल गया अभिलंब, तो ये मेरा हो गया आपतन कोण। सपोज ये 60 डिग्री का है। ठीक है, अब जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, तो हम 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये मेरी हो गई परावर्तित किरण। पेन पेंसिल से हमने वीडियो, एक दूसरा वीडियो है जिसको आप लोग देख लेना। तो कैसे हम लोग देख रहे हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर है, और एक अभिलंब भी है। तो गोलीय दर्पण समतल दर्पण को जो परावर्तन का नियम है उनको फॉलो करता है। ठीक है, चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमको गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने हैं तो हमको 3 या 4 नियम फॉलो करने पड़ेंगे, और ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबको ये नियम याद रखना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। पहला नियम क्या है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरण, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरण, चलो पहले बना लेते हैं। तो हम ये बना दिए। बताओ ये कौन सा मिरर है, कौन सा दर्पण है? परावर्तक सतह इसमें बीच में धंसी हुई है, तो ये हो गया मेरा अवतल दर्पण। वेरी गुड, हमने अवतल दर्पण ले लिया, और इसमें मुख्य अक्ष बनाना है। तो मुख्य अक्ष से पहले हमको पोल बनाना पड़ेगा। ध्रुव बन गया, इसका एक सेंटर होगा। ठीक है, इसका एक सेंटर होगा कहीं पर सी, इन दोनों को मिला दो तो ये बन गई मेरी मुख्य अक्ष। ठीक है, सी और पी को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष। अब दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर
दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, इसको ब्लू लाइन बना देते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आकर इस पे गिरी, तो परावर्तन के पश्चात वो कहां से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। अच्छा, फोकस क्या होता है? फोकस की डिफिनेशन लिख लो, ठीक है। पी और पी का मध्य बिंदु, ठीक है। फोकस क्या होता है? सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, पी मतलब पोल यानी ध्रुव। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र का जो मध्य बिंदु होता है, फॉर एग्जांपल ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसमें बीचों बीच कहीं पे होगा, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस। तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के गुजरती है। वेरी सिंपल। तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। पहला नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो दूसरी किरण बना लेते हैं। अगर ये किरण आई, टकराने के बाद कहां से जाएगी? फोकस से, ठीक है। फिर एक किरण बना देते हैं, ये भी टकराने के बाद कहां से जाएगी? फोकस से। यहां से टकराने के बाद कहां जाएगी? फोकस से। तो हमने देखा जितनी भी समांतर किरण होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरण आ रही है अवतल दर्पण में, तो वह फोकस से होके जाएगी। या ये भी हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी किरणें फोकस पर मिलती हैं, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो रही थी अवतल दर्पण की, बट अगर हमारे पास अवतल दर्पण की जगह उत्तल दर्पण हो, तब क्या ये नियम सही होगा? बिल्कुल सही होगा। इसका स्नैपशॉट ले लो अगर किसी को नोट्स बनाना है तो, ठीक है। बट इसको प्रैक्टिस करना है। अब हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा होता है? इस बार हम पॉलिश करेंगे अंदर वाली सतह पे, तो इसकी परावर्तक सतह उभरी हुई होगी। उभरी हुई सतह परावर्तक सतह हो गई, ये मेरा बन गया उत्तल दर्पण। वेरी गुड। इसमें भी वही सारी चीजें होंगी। परावर्तक सतह का मध्य बिंदु क्या होगा? P फॉर पोल। अगर ये किसी गोले का पार्ट होगा, स्फीयर का पार्ट होगा, तो उसका एक सेंटर होगा। सेंटर किधर होगा? लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट में। वेरी गुड। यहाँ पर इसका सेंटर होगा और सी और पी को मिला दो, ठीक है। ये बन गई मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर हमेशा जो रे आएगी वो किधर से आएगी? चलो इसको ब्लू से बनाते हैं। जो प्रकाश किरण आएगी वो परावर्तक सतह से आएगी। उस साइड से रे डालोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, उधर तो पॉलिश है। तो परावर्तक सतह पे हमने रे डाला। परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी? फोकस से। फोकस कहाँ होता है? सी और पी का मिड पॉइंट। सी और पी का मिड पॉइंट यहाँ पे कहीं फोकस होगा। तो ये क्या, ये फोकस से गुजर जाएगी? उधर साइड तो पॉलिश है, प्रकाश की किरण तो उधर जा ही नहीं पाएगी, ठीक है। ये तो परावर्तन के नियम के अनुसार टकरा कर वापस लौटेगी। तो ये कैसे फोकस की ओर जाएगी? वेरी गुड। ये फोकस से नहीं जाएगी, तो इसीलिए हमको इसको डॉटेड लाइन से बनाना, मतलब इधर नहीं जाएगी, ये ऐसे टकरा करके लौट जाएगी। बट जो डायरेक्शन होगा वो ऐसा होगा कि ये लगेगा कि ये फोकस से होके आ रही है। तो हमने ये रे दूसरी साइड नहीं जाएगी, वापस अपने माध्यम में लौटेगी।
मगर ये ऐसा प्रतीत होगा कि यह फोकस से होके आ रही है। ठीक है, एक और बना देते हैं। ये समांतर प्रकाश किरण हुई, तो इसको आप डॉटेड लाइन से मिला और यहाँ से सीधा ऐसी हो जाए। ठीक है, टकराने के बाद क्या हो रहा है, वापस अपने माध्यम में लौट जा रही है, बट ऐसा लग रहा है कि फोकस से आ रही है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि फोकस से गुजरेगी। फोकस से गुजरेगी का मतलब फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण। ठीक है, दोनों का फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका फिगर बना लो। तो ये पहला नियम आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ याद नहीं करना है, प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमन परफेक्ट। चलो दूसरे नियम में आ जाते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती है। समझ में नहीं आया? ठीक है, तो जब तक आप फिजिक्स में फिगर नहीं बनाओगे समझ में नहीं आएगा। तो इस चलो एक पहले वाला मिरर ले लेते हैं। ये कौन सा दर्पण है? वेरी गुड, अवतल दर्पण। अब तक आपको अवतल और उत्तल में समझ में आ जाना चाहिए। परावर्तक सतह बीच में धंसी हुई है। ये क्या पॉइंट हो गया इसका? P फॉर पोल, और इसका एक सेंटर होगा। अगर मैं इसका सर्कल कंप्लीट करूं, यहाँ पर इसका कहीं सेंटर होगा, इन दोनों को मिला दो तो ये क्या बन गया? मुख्य अक्ष। और इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? फोकस। ये दो तीन चीजें आपको हर फिगर में बनानी पड़ेगी। अब दर्पण के वक्रता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, सी से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, थोड़ा सा समझ में आया? सी से कोई प्रकाश किरण को निकाल देते हैं, सी से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। टकराने के बाद क्या होगा? इसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। मतलब सी से होकर जाने वाली कोई भी प्रकाश किरण है, टकरा करके उसी मार्ग उसी रास्ते से लौट जाती है, इधर उधर डिफ्लेक्ट नहीं होती। सी से होकर जाने वाली कोई भी प्रकाश किरण है, आप और बना लो, क्या होगा? वापस लौट जाएगी। ठीक है, सी के होकर जाने वाली सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते लौट जाती हैं। तीर का ध्यान रखना। समझ में आ गया? वेरी गुड। तो हमने अवतल दर्पण में बना के देख लिया, उत्तल दर्पण में भी बना लेते हैं। उत्तल दर्पण, चलो इस बार ब्लू कलर से ही हम मिरर बना देते हैं। ये मेरा क्या बन गया? परावर्तक सतह बीच में उभरी हुई उत्तल दर्पण, उल्टा चम्मच। ठीक है, उल्टा चम्मच जब भी होगा उत्तल दर्पण होगा। ये कौन सा पॉइंट हो गया? पी। इसका एक सेंटर होगा, सेंटर किधर होगा? इस साइड होगा। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों को मिला दो तो ये क्या बन गया? मुख्य अक्ष। और ये मेरा क्या हो गया? अब रे किधर से आएगी? परावर्तक सतह की ओर से। तो अगर सी से कोई लाइन जाती है, अब इधर से तो कोई रे डाल नहीं सकते, इधर से कोई किरण आ रही है, तो
यहाँ पर टकराएगी और वापस उसी रास्ते लौट जाएगी। इधर हम डॉटेड लाइन से बना रहे हैं। इधर से वापस आई, टकराने के बाद वापस लौट गई। तो सी से होकर जाने वाली या सी की ओर आने वाली कोई भी प्रकाश किरण टकरा करके उसी रास्ते लौट जाएगी। अच्छा, इसका फंडा क्या है? इसको मैथमेटिकली हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। इसका मतलब क्या हुआ? प्लेन मिरर के केस में ये मेरा अभिलंब है, आपतन कोण क्या होता है? अभिलंब के साथ इसका कोण जीरो, यानी ये मेरी आपतित किरण है, वर्टिकल। तो परावर्तित किरण क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी। तो अगर हम अभिलंब के विधान में, यानी कोई किरण अभिलंब की ओर आ रही है, अभिलंब से आ रही है, तो टकराने के बाद उसी रास्ते लौट जाती है, प्लेन मिरर के केस में। और इसके पहले हमने देख लिया कि जो ये होता है त्रिज्या, ये अभिलंब है, तो अभिलंब की ओर कोई भी चीज आ रही है उसी रास्ते लौट जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है, उत्तल दर्पण में भी बना के प्रैक्टिस कर लो। चलो, दूसरा नियम भी आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब तीसरे नियम पे आते हैं, जो कि पहले नियम का उल्टा है। तब हमने क्या देखा था? पैरेलल जो होती है, चलो बेसिक फिगर पहले जल्दी से बना देते हैं, फिर से हम लोग पहले लेंगे अवतल दर्पण। ये मेरा हो गया इसका पी फॉर पोल, और ये किसी गोले का पार्ट होगा, तो उसका सेंटर हो जाएगा सी। दोनों को मिला दो, ये बन गई मुख्य अक्ष, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा सी पी का, वो हो जाएगा एफ। अब ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। दर्पण के फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण, फोकस से एक लाइन, एक प्रकाश किरण गुजार देते हैं। ये देखो, फोकस से गुजर गई, टकराई दर्पण से, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये ऐसे गई, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। बहुत सिंपल। दूसरा देख लेते हैं, एक और रे बना लो, ये इस पे आके टकराई, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ठीक है, ब्लू कलर से बना लेते हैं, ये आई। अच्छा, तो पहला नियम क्या था? अगर कोई रे समांतर आ रही है तो वो फोकस से होके गुजरेगी, और अगर फोकस से होके गुजर रही है तो समांतर हो जाएगी। तो पहला नियम था कि अगर समांतर आ रही है तो फोकस से होके जाएगी, और तीसरा नियम है फोकस से होके जा रही है तो समांतर हो जाएगी। तो पहला और तीसरा उल्टा है, तो याद रखो, फोकस से कोई रे जा रही है तो समांतर हो जाएगी, समांतर आ रही है तो फोकस से होके गुजर जाएगी। वेरी सिंपल। उत्तल दर्पण के केस में भी बना के देख लेते हैं। इसमें हम ज्यादा टाइम ले रहे हैं ताकि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी यही है। ये हो गया पी। अगर मैं इस सर्कल को कंप्लीट करूं तो इधर हो जाएगा मेरा सी। इन दोनों को मिला दो, ये मुख्य अक्ष बन गया, और इनका एक मिड पॉइंट होगा जो होगा फोकस। अब बोल रहा है कि फोकस से होके जाने वाली, इधर तो भैया फोकस से आएगी नहीं, आएगी तो इधर से परावर्तक सतह से, बट फोकस तक जा ही नहीं पाएगी। दूसरी साइड तो पॉलिश है, तो ये टकरा करके क्या होगा,
समांतर, इधर हम डॉटेड बना रहे हैं, फोकस की ओर आने वाली टकराने के बाद समांतर। ठीक है, आप लोगों को ये फिगर बनाने की प्रैक्टिस करनी। तो अब फिर से एक बार थोड़ा सा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर देख लेते हैं। ये मैंने समझा दिया है, बीच में गहरा यानी अवतल, बीच में उभरा यानी उत्तल। सीधा चम्मच क्या होता है? सीधा चम्मच अवतल, उल्टा चम्मच उत्तल। अब अगर हम बिना छुए किसी को पहचानना चाहते हैं कि उत्तल दर्पण है तो अवतल दर्पण है, तो अगर हम सिर्फ दूर से देख करके कैसे पहचानेंगे? तो जैसे ये आदमी को आप देख रहे हो, यहाँ पे ये बंदा ये गोल मिरर के सामने खड़ा है, तो जब कोई आपका कनकेव मिरर होगा, कनकेव मतलब अवतल, आपका अवतल दर्पण होगा, तो क्या होगा? अगर आप उसके बिल्कुल पास जाके देखोगे तो आपको अपना चेहरा बहुत बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखो, इस बंदे को अपना चेहरा बहुत बड़ा दिख रहा है, नाक कान नाक मुंह बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं। और उत्तल दर्पण में क्या होगा? अगर आप पास या दूर कहीं से भी देखो, आपको अपना चेहरा हमेशा छोटा दिखाई देगा। ठीक है, जैसे ये देखो, ये मेरा हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, और पास से देखने पे इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो बिना छुए अगर आपको पहचानना है तो मिरर के पास जाओ और तू देखो मेरा चेहरा बड़ा है कि छोटा है। अगर बिल्कुल पास जाके मिरर के आपका चेहरा बड़ा है तो अवतल दर्पण, छोटा है तो उत्तल दर्पण, और प्लेन मिरर होगा तो क्या होगा? समतल दर्पण होगा तो बराबर होगा, कितना इधर उतना इधर। ये अगर हमने देखा 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ना छोटा ना बड़ा, बिल्कुल बराबर होगा। तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं ये जो मिरर है, ये जो दर्पण है, उत्तल है, अवतल है या समतल है। ओके, तो एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें अभी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का। कन्वर्जेंट मतलब हिंदी वाले बच्चों के लिए अभिसारी। अभिसारी मतलब जहां पर मिलती हैं, जैसे ये देखो, ये प्रकाश किरणें लग रहा है कि एक पॉइंट पे आकर के मिल रही है, तो ये क्या हो गया मेरा? अभिसारी। ठीक है, और अपसारी एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो ये हो जाएगा अपसारी। ठीक है, इंग्लिश में अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट और अपसारी मतलब डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब डाइवर्ज होना, दूर जाना, और अभिसारी मतलब पास आना। इसके अलावा समांतर होती है, समांतर तो जानते ही हो, ना पास आ रहे ना दूर आ रहे। अच्छा, अब जो हमारा दर्पण है वो कौन सा अभिसारी है कौन सा अपसारी है, ये पूछा जाता है। चलो मुख्य अक्ष बना देते हैं, ये सी हो गया, ये पी हो गया, ये एफ हो गया। अगर मैं पैरेलल ले लूं, एक पैरेलल प्रकाश का किरण पुंज आ रहा है, तो टकराने के बाद क्या होगा? समांतर प्रकाश किरणें फोकस से होके जाएंगी। तो देखो टकराने के बाद ये क्या हो रहे हैं? एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो इस तरह के दर्पण को हम क्या बोलेंगे? जब एक पॉइंट पे मिलते हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, अभिसारी। समांतर प्रकाश किरणों को एक पॉइंट पे मिला दे रहा है, अभिसारी दर्पण हम लोग कह सकते हैं। ये जो मेरा अवतल दर्पण होता है वो क्या होता है?
अभिसारी दर्पण होता है, नोट कर लो। कभी पूछा जाए तो ये फिगर भी बनाना है, बिना फिगर के फिजिक्स में ये चैप्टर अधूरा है। अब अगर हम सेम चीज देखेंगे उत्तल दर्पण के केस में, सीधे बना लेते हैं, ये मेरा P हो गया और C इधर होगा, क्योंकि ये गोला तो इधर कंप्लीट होगा ना, ठीक है, और यहाँ पर S होगा। अब सपोज एक प्रकाश किरण इधर से आई, पैरेलल प्रकाश किरणें समांतर, परावर्तन के पश्चात क्या होगा, ये ऐसे निकल जाएंगे, ऐसा लगेगा ये फोकस से आ रही है। इसी तरह से ये प्रकाश किरण है, ये वापस निकल गए, यानी देखो ये फैल रही है, दूर जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। तो ये क्या हो गया मेरा अपसारी, अपसारी मतलब डाइवर्जेंट। कौन सा हो गया, चल जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, अभिसारी अपसारी यानी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का कॉन्सेप्ट भी पूछा जाता है। जब भी आए एग्जाम में तो आपको फिगर बनाना है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। और अगले वीडियो में हम लोग वे डायग्राम हाथ से बना करके उनकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।